अंधेरा घिर चुका था। 9 बज रहे थे। आज भी आसमान साफ था। चंद्रमा पूरा निकला हुआ था। उसकी रोशनी पूरे रेगिस्तान को चमका रही थी और दूर दूर तक स्पष्ट सा नजर आ रहा था। मध्यम हवा चल रही थी। अब हवा में ठंडक थी। कुदालें और फावड़े लेकर उस टीले की रेत हटानी शुरू कर दी गई थी। दासा के 12 आदमी इस काम में जुटे थे। शोर पड़ रहा था। जगमोहन और कुंदा मालवीय फावड़े लेकर इस काम में लग गए थे। मोहनदासा और देवराज चौहान भी वहां मौजूद थे, परंतु अलग अलग खड़े थे। वो काम होता देख रहे थे। रिमी और सोहनलाल टेंटों के पास थे। जरा हटकर जहां देर जरा हटकर जहां दासा ने डेरा लगाया था, जितेन, बूंदी और 4-5 लोग वहां थे। मोहनदासा देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोला, कम से कम ये तो बता दो कि अगर इसके नीचे भूल भुलैया जैसा कुछ बना है तो उसके ऊपर से रेत क्यों हटा रहे हो, जबकि तुमने तो कहा कि दौलत यहाँ नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है जो भूल भुलैया की एक खास जगह से वहां तक की नपाई करनी है जहां दौलत है? देवराज चौहान ने कहा। समझा, तो दौलत पास ही कहीं है। हाँ, कुछ देर पहले रिमी मेरे पास आई थी। तुमने उसे आधी दौलत देने को कहा है। हाँ, वो थोड़ी सी रखकर अपने हिस्से की सारी दौलत मुझे देने को तैयार है। समझो कि 40% मुझे वो दे रही है। वो अपने हिस्से का जो भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। वो मेरे से अपनी जान बख्शवाना चाहती है। मैं सोचता हूँ कि खून खराबे का क्या फायदा। दौलत में से 40% मुझे रिमी देने को तैयार है। बाकी आधी दौलत में से तुम कितना दोगे? जरा भी नहीं। अगर तुम बाकी की आधी दौलत में से 20% मुझे दे दो तो हम दोस्तों की तरह काम कर सकते हैं। कभी नहीं। मैं तुम्हें जरा भी हिस्सा नहीं दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। सोच लो देवराज चौहान, वरना बाद में मौत का पंगा खड़ा हो जाएगा। कोई परवाह नहीं, मर्जी तुम्हारी। वैसे तुमने उस सिक्के का क्या किया था जो? तभी मामचंद वहां आ पहुंचा। हाथ में विस्की की बोतल थी। मुझे पता चला तुम्हारा नाम मोहनदासा है। फिर मामचंद देवराज चौहान की तरफ इशारा करके बोला, इसे जानते हो? तुम कौन हो? मोहनदासा बोला। मैं तुम्हारे बारे में अभी नहीं जान पाया। मैं मामचंद हूँ। इस दौलत का नक्शा मेरे पास ही था। मामचंद ने दांत फाड़कर कहा। आधा नक्शा रैना के पास था। उसे तो तुमने ही ऊपर पहुंचा दिया था। उसकी मौत का मुझे बहुत दुख है। उसे न मारते तो अच्छा रहता। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि ये कौन है। ये डकैती मास्टर देवराज चौहान है। बहुत मशहूर है। मैंने अखबारों में इसके कारनामे पढ़े हैं। सच बात तो ये है कि मुझे अभी भी इस बात का यकीन नहीं कि ये वही डकैती मास्टर देवराज चौहान है, पर इसकी अगल बगल वाले कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा। मोहनदासा मुस्कुराया। तुम्हें लगता है तुम्हें लगता है कि नहीं, ये तुम जानो, पर मुझे नहीं लगता। ये तो मेरा यार बन गया है। ये इतना शरीफ है कि मैं कभी मान ही नहीं सकता कि ये देवराज चौहान डकैती वाला है। कब से विस्की पी रहे हो? दासा ने मुस्कान के साथ कहा। 2 घंटे हो गए। क्यों? 1 घंटे बाद कहीं भी लुढ़के पड़े होगे। फिर तुम्हें देवराज चौहान की याद भी नहीं आएगी। मतलब कि तुम मानते हो कि ये डकैती मास्टर देवराज चौहान है? मामचंद कह उठा। जा कहीं बैठ के पी, नहीं तो लुढ़क जाएगा। बोतल खत्म मत कर देना। बापू की तरह उपदेश देता है। अगला दृश्य। सोहनलाल और रिमी छोटे छोटे 3 टेंटों से बाहर बैठे। सोहनलाल और रिमी छोटे छोटे लगे 3 टेंटों के बाहर बैठे थे। उनकी निगाह उस तरफ थी जहां रेत का टीला था। चंद्रमा की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। तू मेरे पास क्यों टिका हुआ है? रिमी बोली। तेरे को क्या? सोहनलाल बोला। तू मुझ पर शक कर रहा है? हाँ। तू दासा से मिली। क्या पता दासा से तेरी बात हो गई हो कि तू देवराज चौहान को खत्म कर देगी। बकवास। तेरा दिमाग खराब हो गया है। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान के साथ तू काम करता है? उसके साथ भी करता हूँ और अकेला भी करता हूँ। देवराज चौहान को जब मेरी जरूरत होती है बुला लेता है। इस काम में तेरी क्या जरूरत थी जो उसने तुझे बुला लिया? रिमी ने पूछा। मैं देवराज चौहान का दोस्त हूँ।
उसके लिए सिर्फ ताले तिजोरी खोलने वाला नहीं हूं, कहते हुए सोहनलाल की नजर उस व्यक्ति पर जा टिकी जो इसी तरफ आ रहा था। दासा के टेंटों की तरफ से इस तरफ आ रहा था, परंतु रिम्मी ने उसे पहचान लिया। वो जितेन था। ये टोनी पार्कर का आदमी जितेन है, रिम्मी कह उठी। टोनी पार्कर तो मर गया, अब ये दासा के साथ मिल गया लगता है, सोहनलाल बोला। दोनों उसे देखते रहे। जितेन पास आया। उसने सोहनलाल को देखा, फिर रिम्मी से बोला, कैसी है तू? एकदम बढ़िया। दासा से मिल गया टोनी पार्कर के मरते ही। किसने मारा पार्कर को? चंकी ने। ओ, वो पेशेवर हत्यारा। मोहन दासा ने ही उसे सुपारी दे रखी थी पार्कर की। बहुत हिम्मत वाला निकला चंकी, रिम्मी ने कहा। रेगिस्तान के बीच तक आ पहुंचा पार्कर को मारने। नागरे को मैंने मारा। बड़ा काम किया तूने। पार्कर का डंडा था पीछे, जान जोखिम में डालनी पड़ी। पाल भी मारा गया। ये कौन है? सोहनलाल, देवराज चौहान का साथी। जरा इधर आ, तेरे से बात करनी है, जितेन ने सोहनलाल पर नजर मारकर कहा। तेरा मेरा कभी साथ नहीं रहा, मेरे से क्या बात करनी है तूने? रिम्मी बोली। करनी है, मोहन दासा ने कहा है बात करने को। नहीं, मेरी बात है, मैंने करनी है। रिम्मी ने सोहनलाल को देखा। तू यहीं रहेगी, जो भी बात हो मेरे सामने हो, सोहनलाल ने कहा। रिम्मी ने गहरी सांस ली, चुप ही रही। चल, जितेन ने चंद्रमा की रोशनी में सोहनलाल को घूरने की चेष्टा की। यही बात कर ले, ये मुझे अकेले नहीं जाने देगा, रिम्मी कह उठी। क्यों? है कोई बात? लेकिन मैंने जो तेरे से बात करनी है वो अकेले में। मेरे सामने बात करने में क्या तकलीफ है? सोहनलाल बोला। वो बात मेरे और रिम्मी के बीच रहे तो ठीक है, किसी और के सुनने से बात बाहर जा सकती है। चिंता मत कर, मेरे से बात बाहर नहीं जाएगी। 1 मिनट की बात है, मैं जरा इसे अलग में। नहीं, मैं रिम्मी को अकेले में बात नहीं करने दूंगा। जितेन ने आहत भाव से रिम्मी को देखा। सोहनलाल पागल है, तूने जो बात करनी है यही कर ले। ये सुनेगा तो बात बाहर चली जाएगी और दासा मेरा काम निपटा देगा। दासा से वास्ता रखती बात है, तेरी बात ये बाहर नहीं करेगा, रिम्मी बोली। चंद पल चुप रहकर जितेन कह उठा। तूने दासा को धोखा दिया, अब तेरे को पता है कि दासा तुझे मार देगा। तो? रिम्मी ने गहरी सांस ली। बोले तो मैं दासा को खत्म कर दूं? जितेन का स्वर धीमा हो गया। रिम्मी फौरन हड़बड़ाकर उठ बैठी। सोहनलाल चौकन्ना हो गया। क्या बोला तू? दासा को खत्म करूं? मेरे लिए? नहीं, अपने लिए। मैं दासा को मारता हूं, मुझे पता लगा तेरे को आधी दौलत मिलेगी। बोल, मेरे को क्या देगी? कब मारेगा? आज रात। दासा भी जाएगा, बसंत गोला भी जाएगा, मेरे साथ कोई और भी है। बोल, आधी में से मेरी कितनी? 10%, 20, 15 ले ले। 15% 50% में से है। ठीक है, समझ ले आज रात दासा गया, बाद में मेरा हिस्सा देने से पीछे नहीं हटना। क्यों हटूंगी? तेरे साथ कुंदा मालवे है, वो उसकी फिक्र मत कर। तू दासा को खत्म कर देगा तो तेरे को कुछ और भी दूंगी। और क्या? वो बाद में बताऊंगी, पहले तू ये काम पूरा कर। आसान नहीं है दासा को मारना। मेरे लिए बहुत आसान है, मैं इस वक्त उसके बगल में छुरी बनकर बैठा हूं। वो, तेरा क्या फायदा है? तू मुझे अपने हिस्से की दौलत का 15% देगी, यही फायदा? नहीं, तेरा कुछ और भी फायदा है, तभी तू ये काम करेगा। मेरे लिए दासा को मारने से रहा। फालतू मत बोल। तू अपने हिस्से का 15% देगी तो मैं ये काम करूंगा। मेरी जबान अपनी जगह कायम रहेगी जितेन, रिम्मी दृढ़ स्वर में बोली। तेरे को खुशी से कुछ और भी दूंगी। समझ ले दासा गया, जितेन ने कहा, फिर सोहनलाल से बोला। तूने सारी बात सुन ली है सोहनलाल? हाँ। अब तू दासा को बता देगा कि मैं क्या इरादा रखता हूँ? ये तुम लोगों का मामला है, मैं दासा से क्यों बात करूंगा? मैं तो उसे जानता भी नहीं। मुझे पता है तू दासा को नहीं जानता। शुरू से ही इस मामले पर मेरी नजर है। मेरे ख्याल में दासा की मौत के साथ हालात काफी हद तक सुधर जाएंगे, सोहनलाल ने कहा। ये बात तूने समझदारी की कही, जितेन ने कहा और पलटकर वहां से चला गया।
रिमी अभी तक खड़ी थी। बैठ जा, सोहनलाल बोला। रिमी बैठते हुए कह उठी, इस बारे में दासा से बात करने का तेरा इरादा तो नहीं है? दासा मेरी औलाद नहीं है जो मैं उसकी फिक्र करूं, लेकिन तू उसे हिस्सा देने से इनकार कर देती तो ये तब भी दासा को मारता। मुझे पूरा भरोसा है कि दासा को मारने के बाद इसने पहले से ही तय कर रखी थी। तेरे से बात करके थोड़े से चने और भुना गया। अगला दृश्य, रात के 12 बज रहे थे। वो सब कुदाले और फावड़े चला रहे थे। रेत के टीले पर 4 लोग इकट्ठी हुई रेत को नीचे फेंक रहे थे। 2 लोग नीचे की तरफ थे जो रेत को वहां से कुछ और दूर फेंक रहे थे। ये सारा काम 3 साढ़े 3 घंटों से लगातार चल रहा था और रेत की खुदाई करने वाले बहुत थक गए थे। अब रेत का टीला पहले से काफी छोटा हो गया था। वो सब लोग अब आराम करने की सोच रहे थे कि टन की आवाज आई। एक ने फावड़ा रेत में मारा कि तेज आवाज उठी। सब ठिठक गए। देवराज चौहान फौरन वहां पहुंचा जहां से टन की आवाज आई थी। दासा भी वहां पहुंच गया। देवराज चौहान ने पूछा, कहां से आवाज आई? उस आदमी ने पैर से रेत के एक हिस्से को छेड़ा। यहां से। देवराज चौहान ने फावड़ा लिया और वहां मारा। पुनः टन की आवाज आई। पास खड़ा दासा बोला, नीचे पत्थर है, शायद वही भूल भुलैया। नीचे पत्थरों का कुछ भी बना हो सकता है, देवराज चौहान ऊंची आवाज में बोला। ऊपर से रेत हटानी शुरू करो। मैं थक गया हूं, एक ने कहा। मैं भी, दूसरा बोला। 2 3 और आवाजें उभरी। ठीक है, तुम लोग आराम कर लो, दासा ने कहा और एक आदमी से बोला, हमारे जो लोग नींद दे रहे हैं उन्हें उठाकर यहाँ भेज दो। तुम लोग 3 घंटे की नींद ले लो, उसके बाद तुम लोग यहाँ काम पर लग जाना। वो 12 आदमी चले गए। जगमोहन और कुंदा मालवे का हटने का इरादा नहीं लग रहा था। वो दोनों वहां आ गए जहां से आवाजें आई थी। रेत से फावड़े से रेत को वे उठा उठाकर दूर फेंकने लगे। दोनों ये काम तेजी से कर रहे थे। चंद्रमा का प्रकाश उन्हें पर्याप्त रोशनी दे रहा था। 15 मिनट में 6 लोग वहां और आ पहुंचे और काम में लग गए। मोहनदासा देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोला, तुम्हारा ख्याल ठीक था कि इस टीले के नीचे कुछ हो सकता है। वो मेरा ख्याल नहीं था, नक्शा बता रहा था कि यहाँ भूल भुलैया वाली जगह हो सकती है। देवराज चौहान ने कहा, नक्शे में लिखा है भूल भुलैया? हाँ। हम रात भर यहाँ काम जारी रखेंगे, दासा बोला। कल धूप में तो काम हो नहीं पाएगा। धूप में काम जरूर होगा, बेशक सुस्त रफ्तार से हो, देवराज चौहान ने कहा। वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। भूल भुलैया तो मिल गई, अब क्या करना है? दासा ने कहा, अभी ठीक से मिल जाने दो, बाकी की बात उसके बाद करेंगे। तभी मामचंद वहां पहुंचा। नशे में पूरा टुन हुआ पड़ा था वो। दौलत मिल गई क्या? मामचंद की तेज आवाज कानों में पड़ी। आवाज थरथरा रही थी। देवराज चौहान उसके पास पहुंचकर बोला, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है मामचंद, जाकर सो जाओ। ज्यादा कहाँ पी है, एक बोतल ही तो खाली की है। मामचंद झूमकर सीधा होकर थमा। नींद ले लो। देवराज चौहान ने मामचंद का कंधा थपथपाकर उसे टेंटों की तरफ भेज दिया। तभी मोहनदासा पास आता हुआ कह उठा, मैं खाना खाकर आता हूं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मोहनदासा उस तरफ बढ़ गया जिधर उसके तंबू थे और खुदाई में थक चुके लोग अब आराम कर रहे थे। 60 70 कदम दूर दासा अपने कैंप में पहुंचा। सामने जितेन मिला। कुछ हुआ दासा साहब? नीचे से पत्थर निकलने शुरू हो रहे हैं, वहां कुछ बना हो सकता है, दासा बोला। मेरे लिए कुर्सी ला। जितेन कुर्सी ले आया। दासा बैठते हुए बोला, गोला कहाँ है? वो तंबू में नींद में है। कुछ चाहिए क्या? खाना खाना है, उससे पहले 2 पैग लेने हैं, हाथ मुंह धोना। यहाँ कितने आदमी हैं? उनसे कह, वो थके हुए हैं। मेरा काम गोला ही कर सकता है, जा गोला को उठा दे। जितेन चंद कम कदमों के फासले पर एक तंबू की तरफ बढ़ गया। मोहनदासा ने कुर्सी पर बैठे हर तरफ नजर मारी। ऊंट एक तरफ बैठे सो रहे थे। फिर कुछ दूर उधर देखा जिधर से वो आया था। वहां सब काम में व्यस्त दिख रहे थे। दूसरे ही मिनट गोला वहां आ पहुंचा। जरा आंख लग गई दासा साहब, गोला ने आते ही कहा।
मैं तो यूं ही लेटा, हाथ मुंह धुला और पैक बना कर दे, उसके बाद खाना खाऊंगा। अगला दृश्य, रात का 1 बज रहा था। मोहनदासा ने खाना खा लिया था। 2 पैग से ज्यादा नशा तो नहीं चढ़ा, परंतु हल्की सी मस्ती में आ गया था। फिर उसने सिगरेट सुलगाई और टहलते हुए ऊंटों की तरफ बढ़ गया। कश ले रहा था। चंद्रमा की रोशनी में रेगिस्तान में घूमने का अपना ही मजा था। दासा इस वक्त बेहद शांत लग रहा था। वो सोच में डूबा था। रह रहकर उसकी निगाह उस तरफ उठ जाती थी जहां पर लोग काम कर रहे थे। वहां से स्पष्ट आवाजें सुनाई दे रही थी कि नीचे पत्थरों का कुछ बना हुआ है, मकान जैसा। तभी गोला मोहन दासा के पास आकर बोला, दासा साहब, आप आराम कर लीजिए, मैं जागकर वहां नजर रखता हूं। ये वक्त नींद लेने का नहीं है, मोहन दासा बोला। दिन भर का लंबा सफर, रात भर जागना, अगले दिन काम कैसे होगा? हमने मुगल बादशाह की दबी दौलत समेटनी है गोला। हमें हर वक्त सतर्क रहना होगा। देवराज चौहान इस बात के लिए पूरी तरह तैयार लगता है कि दौलत मिलते ही हमें खत्म कर दे। रिम्मी और कुंदा मालवे भी मुझ पर नजरें टिकाए बैठे हैं, और तू कहता है कि आराम कर लूं। मोहनदासा ने गंभीर स्वर में कहा, क्या पता देवराज चौहान पहले मुझे निशाना बना ले। मैं आपके लिए जान भी दे दूंगा दासा साहब। जान देने की बात मत कर, लेने की बात कर। दूसरों की जान लेंगे तभी सफलता मिलेगी। तूने खाना खाया? अभी नहीं, मैं आराम करने को लेटा तो नींद आ गई। जा, खाना खा ले, पैक भी लगा लेना, रात भर जागना है, मोहनदासा ने कहा। बसंत गोला टेंटों की तरफ बढ़ गया। मोहनदासा ऊंट के पास खड़ा सिगरेट का कश लेता रहा। उससे 15 कदम की दूरी पर बाकी आदमियों के बीच जितेन और बूंदी लेटे थे। वो दासा और गोला के पूरी बातचीत सुन रहे थे। गोला जब टेंट की तरफ गया तो जितेन बोला, बूंदी? हाँ, तैयार? पूरी तरह। बूंदी की फुसफुसाती आवाज जितेन के कानों में पड़ी। तू गोला को लपक, मैं दासा को निपटाता हूं। आवाज हुई तो ये सब लोग उठ जाएंगे। जब दासा और गोला की लाशें गिरेंगी तो ठंडे पड़ जाएंगे। जब तक ये जिंदा हैं, ये लोग तब तक ही दासा को सलाम ठोकेंगे। मैं जा रहा हूं गोला की तरफ। जैसे गोपाल नाले को काटा था, वैसे ही गोला को काटना, जितेन फुसफुसाया। इसे तो उससे भी बुरी तरह मारूंगा। इसके साथ ही बूंदी उठा और टेंट की तरफ बढ़ गया, जिधर गोला गया था। जितेन ने जेब में हाथ डालकर चाकू निकाला, चाकू को खोला और खुले को ही जेब में डाल लिया। वो जानता था कि वक्त आने पर उसके पास इतना भी वक्त नहीं होगा कि चाकू खोलने में वक्त बर्बाद करे। साथ ही उसने जेब में पड़ा रिवॉल्वर थपथपाया। चाकू से दासू को चाकू से दासा काबू में न आया तो मजबूरन रिवॉल्वर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितेन उठा और दासा की तरफ बढ़ गया। दासा छोटे से घेरे में टहलता कश ले रहा था। उसने जितेन को आते देखा। नींद नहीं आ रही? दासा ने सामान्य स्वर में कहा। एक बात मुझे परेशान कर रही है दासा साहब। जितेन पास पहुंचकर ठिठका। जितेन को लगा कि जैसे उसकी आवाज इस वक्त अजीब सी हो रही है और इस बात की चुगली कर रही हो कि वो क्या करने वाला है। क्या बात है? दासा ठिठका। उसने कश लिया और सिगरेट एक तरफ उछाल दी। तभी जितेन ने बिजली की सी फुर्ती से जेब से चाकू निकाला और खुला फाल पूरी ताकत से मोहन दासा के पेट में घुसेड़ता चला गया। दासा का मुंह खुला का खुला रह गया। जितेन को अपना चाकू वाला हाथ गोल होता लगा। उसी पल जितेन ने झटके के साथ चाकू पेट से बाहर निकाला और शब्द खड़े दासा के गले पर तेजी से फल चला दिया। दासा के शरीर को झटका लगा। धीरे धीरे उसके घुटने मुड़ने लगे। वो नीचे गिरने वाला था कि जितेन ने उसी पल उसकी कमीज का कॉलर पकड़ लिया और आहिस्ता से उसे नीचे रेत पर लिटा दिया। अब दासा का शरीर ऊंट की ओट में हो गया था। चाकू थामे जितेन पास ही घुटनों के बल बैठ गया। दरिंदा लग रहा था वो। उसने दासा के दिल वाली जगह पर हाथ रखा तो दिल धड़कते पाया। सांसें चल रही थी दासा की। जितेन के होंठों से गुर्राहट निकली। उसने चाकू की नोक उसके दिल वाले हिस्से पर रखी और दूसरे हाथ से उसे ठोकने लगा। चाकू धीरे धीरे भीतर घुसने लगा। दासा पस्त पड़ा था। जितेन हथेली से चाकू को ठोक रहा था।
चाकू धीरे धीरे भीतर प्रवेश करता जा रहा था और जल्दी ही चाकू का फल दिल को चीरता हुआ भीतर जा अटका। अब तक मोहनदासा की सांसें थम चुकी थी। अगला दृश्य। बसंत गोला ने टेंट के भीतर प्रवेश किया और अंधेरे में ही हाथ से टिटोलकर विस्की की बोतल उठाई और बाहर आकर बोतल खोली और होंठों से लगा ली। सामने से उसने बूंदी को आते देखा। अकेले अकेले? बूंदी ने पास आते हुए हंसकर कहा। एक दो पैग मुझे भी दे दो। गिलास ले आओ, गोला ने मुंह से बोतल हटाते हुए बोला। उधर रखा है। तभी बूंदी ने पास पहुंचते ही फुर्ती से चाकू निकाला, लेकिन गोला ने जाने कैसे चाकू की झलक पा ली थी और खतरे को भांप लिया था। उसने एक हाथ से बूंदी को जोर से धक्का दिया। बूंदी लड़खड़ा कर पीछे जा गिरा। तब तक गोला को पर्याप्त वक्त मिल गया था। वो रिवॉल्वर निकालकर गुर्राया। हरामजादे, तू मुझे मारने जा रहा था? बूंदी तुरंत संभल कर बोला। ये तू क्या कह रहा है? मैं क्यों मारूंगा तुझे? मैंने तेरे हाथ में चाकू देखा। तू मेरे को बकवास मत कर। मैं तो यूं ही चाकू खोल कर देख रहा था। मैं क्या चाकू से तेरे को मारूंगा? पागल तो नहीं हो गया तू? मैं तेरे को क्यों मारूंगा? तू ही सोच, मैं तेरे को क्यों मारूंगा? बसंत गोला दो पल के लिए उलझन में पड़ गया। विस्की नहीं देनी तो मत दे। ये ड्रामा क्यों करता है? बूंदी उठता हुआ गुस्से से कह उठा। चाकू हो रहे मेरे हाथ में देख लिया तो सोचा मैं तुझे मारने जा रहा हूं। दिल तो करता है रिवॉल्वर निकालकर तेरा भेजा उड़ा दूं। गोला ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर जेब में रिवॉल्वर गोला ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर रिवॉल्वर जेब में डालता कह उठा। माफ करना, मुझे लगा कि जैसे तुम मुझ पर चाकू चलाने जा रहे थे। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। ठहर, मैं तेरे लिए गिलास लाता हूँ। कहने के साथ ही गोला बोतल थामे एक तरफ चल पड़ा। फिर फौरन ही लौटा, गिलास में विस्की डालने लगा। बूंदी 3-4 कदम दूर चाकू थामे खड़ा था, उसे घूर रहा था। तूने अभी तक चाकू पकड़ा हुआ है, गोला हंसकर बोला। तुझे मारना जो है, बूंदी ने तीखे स्वर में कहा। नाराजगी छोड़ और ये गिलास ले। गोला ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाया। चढ़ा जा। बूंदी ने हाथ आगे बढ़ाया जैसे गिलास थामने वाला हो। तभी बूंदी चीते की तरह गोले पर झपटा और हाथ में दबी चाकू उसकी गर्दन में धंसाकर पीछे से बाहर निकालता चला गया। गोला के हाथ से बोतल और गिलास छूट गई। वो आंखें फाड़े सामने खड़े बूंदी को देख रहा था। चाकू उसके गले से आर पार हुआ पड़ा था। बूंदी मुस्कुराया और दरिंदगी से कह उठा। मैं सच में तुझे मारने आया था बेवकूफ। तभी गोला धड़ाम से रेत पर पीठ के बल जा गिरा और गया। बूंदी आगे बढ़ा और गोला की गर्दन से खींचकर चाकू निकाला और उसकी कमीज से साफ करने लगा। साफ करते ही साफ करके हटा ही था कि पीछे आहट मिलते ही पलटा। आने वाला जितेन था। काम हो गया? जितेन की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ, बूंदी चाकू जेब में डालता हुआ कह उठा। मार दिया साले को। वो देख उस तरफ, जितेन ने एक इशारा किया। बूंदी ने उधर देखा तो ठगा सा खड़ा रह गया। दूर रेगिस्तान में चंद्रमा की रोशनी में काफिला सा आता दिख रहा था। अंधेरे में वो लोग साए की तरह लग रहे थे। 5-6 ऊंट थे, इसी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। अगला दृश्य। देवराज चौहान, जगमोहन, कुंदा मालवे और फिर धीरे धीरे सबकी नजर दूर चंद्रमा की रोशनी में आते उस काफिले पर जा टिकी। काले सायों की तरह वो स्पष्ट नजर आ रहे थे। होता काम उसी पल थम गया। अब तक रेत हटाकर नीचे से बहुत बड़ा सपाट जैसा पत्थर दिखने लगा था। ऐसा होते ही काम करने वाले में और उत्साह में आ गए थे। तेजी से काम करने लगे। परंतु आधी रात को इस काफिले को आता देखकर सब थम चुके थे। मन में एक ही सवाल था कि ये कौन है? ये कौन लोग आ रहे हैं? जगमोहन के होठों से निकला। सब ठीक चल रहा था, अब ये कोई नई मुसीबत आ गई। कुंदा मालवे दांत भींच कर कह उठा। ठीक कहाँ चल रहा है? जगमोहन बोला। दासा गोलियां चलाने के लिए तैयार बैठा है, दौलत नजर आने की देर है। पर ये लोग कौन हैं? नागरे मारा गया, टोनी पार्कर मारा गया, दासा यहाँ है तो फिर ये? हो सकता है नागरे या पार्कर में से कोई जिंदा हो, जगमोहन ने कहा और फावड़ा छोड़कर टीले से उतरता चला गया। पास खड़े देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोला। जगमोहन,
ये कौन लोग आ रहे हैं? दासा, पारकर, नागरे के अलावा भी कोई पीछे था जिसकी खबर हमें नहीं थी? उधर देखता हुआ देवराज चौहान बोला, और कौन हो सकता है? वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। उनकी संख्या काफी लग रही है, 15-20 के पास। देवराज चौहान उधर ही देखता रहा। सोहनलाल भी पास आकर बोला, कुछ पता लगा आने वाले कौन हो सकते हैं? कोई अंदाजा नहीं। इन नए लोगों के आ जाने से समस्या बढ़ जाएगी, सोहनलाल ने कहा। तकलीफ मोहनदासा को होगी, जगमोहन बोला। वही करवटें लेगा। और हमें दौलत तलाशनी है, देवराज चौहान ने कहा। परंतु दासा तो सारी दौलत लेने के सपने देख रहा है। आने वालों से परेशानी होगी उसे। दासा है कहाँ? जगमोहन ने उसके कैंप की तरफ नजर मारी। अभी आ जाएगा, सोहनलाल बोला। भागता हुआ आएगा। वहां मौजूद सब लोग इस तरफ आते उस काफिले को देख रहे थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि कौन लोग इस तरफ आ रहे हैं, परंतु जितेन को कुछ अंदाजा था कि आने वाला कौन हो सकता है। अगला दृश्य। जितेन और बूंदी वापस चल पड़े थे। चाकू उन्होंने वापस अपनी जेब में रख लिए थे। मन में खुशी थी कि मोहनदासा और बसंत गोला को सफलतापूर्वक खत्म कर दिया। बूंदी मन ही मन रह रहकर अवश्य शहर उठता था कि अगर उस वक्त गोला उस पर गोली चला देता तो वो मर जाता, परंतु सब कुछ संभल गया था, ठीक हो गया था। वो काम निपटाकर सही सलामत था। हमने कर दिया जितेन। हाँ, जितेन गंभीर स्वर में बोला। मैंने तो सोचा था कि मुसीबतें खत्म हो जाएंगी दासा की मौत के साथ ही, परंतु बड़ी मुसीबत तो अब आई लगती है। वो जो नए लोग आ रहे हैं उन्हीं को मुसीबत कह रहा है? बूंदी ने पूछा। हाँ वही। कौन है वो? हत्यारा चंकी होने की संभावना है। चंकी? जिसके बारे में तूने बताया था? बूंदी चौंका। हाँ, वो बहुत खतरनाक है, जितेन ने कहा। वो पागल है, पता नहीं कब क्या कर दे। दोनों बाकी लोगों के पास आ पहुंचे थे। जितेन बोला, हमें उन लोगों के साथ मिल जाना चाहिए। दासा के बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, अभी चुप रहना ही ठीक है। दोनों उन लोगों के पास भीड़ में इधर उधर छिटक गए। जितेन रिम्मी के पास पहुंचा। रिम्मी टेंटों के पास टहल रही थी। गिरधर और हरबंस भी उधर ही बैठे थे। जितेन को आते पाकर रिम्मी ठिठक गई। रह रहकर उसकी निगाह दूर से आते उस काफिले की तरफ भी उठ जाती थी। वो कौन लोग आ रहे हैं? जितेन के पास आते ही रिम्मी ने अजीब स्वर में पूछा। दासा को मार दिया, जितेन ने धीमे स्वर में करीब आते हुए कहा। रिम्मी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। क्या? हाँ, तेरे लिए किया ही ये काम। यकीन नहीं आता, तू मुझसे मजाक कर रहा है? आकार रिम्मी की आवाज में कंपन सा उभरा। तेरा मेरा रिश्ता ऐसा भी नहीं है जो मैं तेरे साथ ऐसा मजाक करूं, जितेन ने मुस्कुरा कर कहा। लाश कहाँ है उसकी? वो उधर ऊंट के पास पड़ी है, देख ले। रिम्मी अविश्वास में घिरी वहीं खड़ी उसे देखती रही। क्या हुआ रिम्मी? तू सच कह रहा है ना? रिम्मी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। भरोसा नहीं तो देख ले। और गोला? वो भी गया। दोनों को एक साथ मारा। मैंने तेरे को बोला था ना कि मेरे साथ कोई और भी है। उसने गोला को पकड़ा, मैंने दासा को। रिम्मी ने चैन भरी सांस लेते हुए कहा। मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि मैं मोहन दासा से बच गई। बच गई? अब तेरे को कोई खतरा नहीं। याद है तूने अपने हिस्से में आने वाली दौलत का 15% देना है। जरूर दूंगी। तूने कुछ और भी देने को कहा था, वो भी दूंगी। अभी वक्त ठीक आने दे, सब कुछ दूंगी। तूने मुझे मोहन दासा के डर से बचा लिया जितेन। एक बात बोलूं, बात पसंद ना आए तो यहीं भूल जाना। क्या? कुंदा मालवीय तेरे लायक नहीं है, पक्का दादा है। तेरे को जिंदगी में खुश नहीं रखेगा। रिम्मी जितेन को देखने लगी। सच बोला है, भरोसा कर ले मेरी बात का। उसके साथ खुश नहीं रहेगी तू। मेरी बात नहीं मानी तो बाद में तेरे को ये बात याद आएगी। कुंदा मालवीय जैसा दादा घर परिवार नहीं बना सकता। वो तेरे को बर्बाद कर देगा। बहुत पछताएगी तू। जितेन का स्वर शांत था। तू मुझे अच्छी लगती है, पर तू दासा के लिए काम करती थी और मैं टोनी पार्कर के लिए, इसलिए कभी हमारी बात नहीं हो पाई। मेरे से शादी कर ले, हम दोनों खुश रहेंगे। रिम्मी की नजरें जितेन पर टिकी थी।
मेरी बात नहीं पसंद तो भूल जा, ये लैला मजनू वाली बात नहीं है। मैंने जो कहा है तेरे भले के लिए कहा है। तू खूबसूरत है, समझदार है, कुंदा मालवे के लिए नहीं पैदा हुई तू। आगे तेरी मर्जी। तेरे को वो जचता है तो मेरे को क्या एतराज। जितेन खड़ा रहा रिम्मी का जवाब सुनने के लिए। रिम्मी खामोशी उसे देखती रही। उसे कुछ कहता न पाकर जितेन वहां से जाने लगा तो रिम्मी गंभीर स्वर में बोली, सुन। जितेन ठिठका। मालवे मुझे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं। वो मेरे को अपनी जायदाद समझता है। तो जो तूने कहा वो मैंने भी कई बार सोचा, पर अपने को अकेली पाकर चुप रह गई। अब तू मेरे साथ है ना? तू माने तो मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूं, जितेन ने कहा। तो मालवे से मेरा पीछा छुड़ा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। खत्म कर दूं उसे? कर दे। रिम्मी का स्वर शांत था। उसके बाद हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। जो दौलत मिलेगी वो हम दोनों की होगी। हम शादी कर लेंगे। हाँ। अब ना तो मोहनदासा जिंदा, न टोनी पार्कर। हम बाकी की जिंदगी शरीफों की तरह बिता सकते हैं, रिम्मी ने कहा। मालवे को मैं रास्ते से हटा दूंगा, जितेन ने दृढ़ स्वर में कहा। ये लोग कौन हैं जो आ रहे हैं? रिम्मी ने पूछा। जितेन की निगाह पास आते काफिले की तरफ उठी। पक्का तो नहीं, पर यह चंकी हो सकता है, जितेन बोला। वो हत्यारा जिसे मोहनदासा ने टोनी पार्कर को मारने के लिए कहा था, रिम्मी के होंठों से निकला। वही, पर पक्का नहीं है, जितेन ने कहा और जाने लगा तो रिम्मी बोली, तेरे को जो काम करना है वो भूलना नहीं। वो काम भी जल्दी निपट जाएगा, भरोसा रख। जितेन टीले के पास खड़े लोगों में जा मिला। सब पास आते काफिले को ही देख रहे थे। काम रुक चुका था। तभी देवराज चौहान की ऊंची आवाज सबने सुनी। तुम लोग काम मत रोको, करते रहो काम। धीरे धीरे वो काम पे लगने लगे, परंतु निगाहें बार बार काफिले की तरफ भी उठ जाती थी। जितेन ने इस खामोशी के बीच बूंदी को तलाश किया, 10 कदम दूर ले गया। क्या है? तेरे लिए काम है, आसान काम। 2 करोड़ रुपया दूंगा इस काम के। 2 करोड़ तू देगा? तू कब से दूसरों को काम का करोड़ों देने लगा? बूंदी व्यंग भरे स्वर में कह उठा। तेरे को कहा ना दूंगा। कहां से देगा ये बाद में बताऊंगा, पहले काम निपटा। और 2 करोड़ लेने के लिए हाथ साफ कर लेना। सिर्फ एक को मारना है। देवराज चौहान को नहीं, कुंदा मालवे को। वो देख, वो, उसे जो काली कमीज और। समझ गया। और उसे क्यों मारना है? पुरानी दुश्मनी है क्या? बूंदी ने पूछा। तू सवाल बहुत पूछने लगा है, जितेन ने उसे घूरा। रहने दे, मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। 2 करोड़ देगा ना? मैं तेरे को 10 लाख भी कह सकता था। 2 करोड़ देने को कहा तो मेरे पास है देने को। ठीक है, उसे भी मैं गोपाल नाले और बसंत गोला की तरह चटका दूंगा। कब तक करना है ये काम? कब तक क्या, जब भी मौका मिले निपटा दे हरामी को। उसके बाद जितेन टहलता हुआ देवराज चौहान के पास पहुंचा। कुछ ख्याल है कि ये लोग कौन आ रहे हैं? जितेन ने पूछा। मैं नहीं जानता, देवराज चौहान बोला। जगमोहन काम पर लग चुका था। सोहनलाल पास ही खड़ा था। दासा को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, सोहनलाल बोला, पर वो आया नहीं। सोहनलाल की निगाह फौरन जितेन की तरफ उठी। देवराज चौहान ने भी जितेन को देखा। तू जो सोच रहा है वो सही है, जितेन ने शांत स्वर में सोहनलाल को कहा। मजाक करता है? तुझे ये क्यों लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं? जितेन मुस्कुरा पड़ा। क्या हुआ? बातें सुन रहा देवराज चौहान कह उठा। इसने मोहनदासा को मार डाला है, सोहनलाल कह उठा। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। क्यों? रिम्मी से सौदा किया था कि ये मोहनदासा को मारेगा तो रिम्मी इसे अपनी दौलत के हिस्से में से 15% देगी, सोहनलाल ने बताया। मेरी मौजूदगी में 2 घंटे पहले ये बात तय हुई थी। तब मैंने सोचा नहीं था कि ये सच में मार देगा। बसंत गोला कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। वो भी गया, जितेन ने कहा। बहुत बहादुर निकला तू, सोहनलाल के होठों पर मुस्कान उठी। अच्छा ही हुआ, तो अब दासा भी नहीं रहा। जिंदा रहता तो मुसीबत खड़ी करता। तूने नागरिक को भी मारा, गोपाल नाले को भी मारा। जो लोग इस काम में खतरा बन सकते थे,
बन सकते हैं, मैं उन्हें खत्म कर रहा हूँ। खतरा तो हम भी बन सकते, देवराज चांद ने कहना चाहा। तुम लोग खतरा नहीं हो, जितेन ने मुस्कुरा कर कहा। तुम रिम्मी को आधी दौलत देने को तैयार हो। मुझे रिम्मी से हिस्सा मिल जाना है, बाकी दौलत तुम्हारी। तुम सही हो। मैंने तो सोचा था कि सारे काम निपट गए, पर अब नया खतरा आ गया है। वो जो काफिला आ रहा है उसमें चंकी हो सकता है। और तो कोई जिंदा नहीं रहा, कहकर जितेन वहां से हट गया। देवराज चौहान और सोहनलाल की नजरें काफी करीब आ चुके काफिले की तरफ उठी। इसने मोहनदासा को मारकर हमारे लिए अच्छा किया, देवराज चौहान बोला। रिम्मी से सौदा करके हरामी ने दासा को मारा, अपने दाने भुनाने पे लगा है, सोहनलाल ने कहा। पर तुम एक बात भूल रहे हो, उस आदमी को जो तुम्हें डॉन जी कहकर फोन करता है, आने वाला वो भी हो सकता है। मैं तो उसे सच में भूल गया था, देवराज चौहान बोला। परंतु आने वाला वो नहीं होगा। कैसे? उसे इस तरह सामने आना होता तो वो मुझसे छिपकर क्यों रहता? देवराज चौहान की निगाह सामने थी। पहले के और अब के हालातों में फर्क है, सोहनलाल ने सोच भरे स्वर में कहा। इस सारे मामले का रास्ता यहाँ आकर खत्म हो रहा है। वो जो भी है, अब तो उसे सामने आना ही होगा। आखिर वो भी तो दौलत चाहता है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। वो करीब आ चुके उस काफिले को देखे जा रहा था। अगला दृश्य। काम एक बार फिर रुक गया था। आने वाला काफिला 250 कदम दूर आकर रुक गया था। वो चंकी था जो कि नागरे के लोगों को साथ लेकर आ पहुंचा था। वो रास्ता भटक गए थे, पीछे रह गए थे, परंतु ऊंट वालों द्वारा निर्धारित की गई पूर्व दिशा को ही लक्ष्य बनाकर वो चलते रहे, जिससे तुक्का तीर बन गया और वो सही जगह आ पहुंचे थे। परंतु वो सब थके हुए थे। हम यहीं रुकेंगे, चंकी ने ऊंचे स्वर में कहा और ऊंट से छलांग मारकर नीचे उतर आया। चंकी, चांदनी उखड़े स्वर में कह उठी, मुझे भी नीचे उतार। इस ऊंट ने तो झटके मार मार के मेरी कमर तोड़ दी। परंतु चंकी उसकी बात की परवाह किए बगैर सामने लोगों की तरफ बढ़ गया। सबकी निगाह उस पर टिकी थी। जितेन ने पास आते चंकी को पहचाना और फौरन उसके पास जा पहुंचा। चंकी भाई नमस्कार, मैं जितेन, तुम्हें खबरें देने वाला। यहाँ क्या हो रहा है? चंकी ने पूछा। मुगल बादशाह की दबी दौलत को ढूंढा जा रहा है। वो यहीं दबी है। मोहन दासा की देखरेख में हो रहा है ना ये काम? वो कहाँ है? दासा अब नहीं रहा, मैंने उसे मार दिया। तुमने मारा? ज्यादा वक्त नहीं बीता, लाश उधर पड़ी है, अभी भी गर्म होगी, चेक कर लो, जितेन ने कहा। नागरिक को किसने मारा? चंकी ने पूछा। मैंने। टोनी पार्कर का ऑर्डर था, मारना पड़ा। नागरिक को तूने मारा, दासा को तूने मारा। बहुत हिम्मत वाले काम करने लगा है तू। मैंने जब नागरिक को मारा तब तुम टोनी पार्कर को मार रहे थे, जितेन बोला। चंकी ने चांद की रोशनी में भरपूर निगाह हर तरफ मारी, फिर कहा, यहाँ का काम किसकी देखरेख में हो रहा है? देवराज चौहान है ना, वो यहाँ है। उसके बिना बात कैसे बनेगी? वही तो जानता था कि दौलत कहाँ दबी पड़ी है। हम सब तो कब से उसके पीछे लगे हैं। देवराज चौहान के पास चल, बात करनी है, चंकी बोला। जितेन चंकी को देवराज चौहान के पास ले आया। ये चंकी साहब हैं, जितेन ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान और चंकी की निगाहें मिली। मैं कब से तुम पर नजर रखे था देवराज चौहान, चंकी ने शांत स्वर में कहा। परंतु अब हालात बदल गए हैं। नागरे, टोनी पार्कर और मोहन दासा जिंदा नहीं रहे। बात अब तेरे मेरे बीच है। मुझे भी मुगल बादशाह की दौलत का हिस्सा चाहिए। मुझे भी मुगल बादशाह की दौलत चाहिए और तुम्हें भी। मैं झगड़ा नहीं चाहता। ठीक यही रहेगा कि मिलने वाली दौलत हम आधी आधी बांट लें। ये संभव नहीं, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? उस दौलत का आधा हिस्सा मैं किसी को देने का वादा कर चुका हूँ। बाकी आधी दौलत मैं लेने का फैसला कर चुका हूँ। तुमने आने में देर कर दी। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। चंकी की आंखों में सर्द भाव उभरे। चांद की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। मैं तो सारी दौलत लेने की सोच कर आया था। मेरी निगाहों में तुम उस दौलत के हकदार नहीं हो। मैं तुम्हें पहली बार देख रहा। तुम बड़े डकैती मास्टर हो। मैं तुम जैसों को खत्म करने का काम करता हूँ। मुझे खत्म कर दो, ले लो सारी दौलत। चंकी की निगाह हर तरफ घूमी। दौलत कहाँ है? अभी वक्त है उसके सामने आने में। देवराज चौहान की निगाह चंकी के चेहरे पर टिकी थी। कल दिन में पता चलेगा।
मैं झगड़ा नहीं चाहता। तो दौलत के 3 हिस्से कर लो, एक मेरा, दूसरा तुम्हारा, तीसरा उसका जिसे तुम आधा देना चाहते हो। तुम्हें हिस्सा देने का कोई मतलब नहीं है। मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला। देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़े चंकी को देखता रहा। वो पलटकर अपने काफिले की तरफ बढ़ गया। मैं बोलूं देवराज चौहान? जितेन बोला। बोल। ये बहुत खतरनाक आदमी है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं। जितेन ने कहा। तेरा मतलब कि इसे मुफ्त का माल दे दें? सोहनलाल व्यंग से बोला। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये खतरनाक आदमी है, पेशेवर हत्यारा है, आधे से ज्यादा पागल है। इस पर काबू पाना आसान नहीं। ये कभी भी सब पर गोलियां बरसा देगा। ये ऐसा ही है, पर मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान है इसके साथ। मैं उस जान पहचान का फायदा उठाकर उसके पास जाकर मौका पाकर इसे खत्म कर सकता हूँ। तो कर दे खत्म। मुझे क्या मिलेगा? जितेन बोला। तुझे क्या चाहिए? चंकी को खत्म करना आसान नहीं। इसे खत्म करूं तो शाबाशी के तौर पर मुझे क्या मिलेगा? तू बोल क्या चाहता है? जो हिस्सा देवराज चौहान का है उसमें से 10%। ये ज्यादा है। 2% तेरे को दे सकते हैं। दो तो कुछ भी नहीं। कुछ क्यों नहीं? मुगल बादशाह की दौलत है, हीरे जवाहरात सोने, यही सब कुछ होगा। ऐसे में 2% कम है क्या? 15% तो मुझे रिम्मी दे रही है। हम तो 2% ही दे सकते हैं। ठीक है, 5% दे देना। 2%। 4% दे देना। 3। ठीक है, परंतु देवराज चौहान भी तो कुछ कहे। ये तो चुप है। 3% तो इसी ने देना है। इसकी हाँ या ना नहीं है। देवराज चौहान की सोच भरी निगाह हर तरफ जा रही थी। हाँ कह दो, सोहनलाल ने देवराज चौहान से कहा। मैं उसे संभाल लूंगा। मेरे लिए वो आदमी कोई समस्या नहीं है। देवराज चौहान ने कहा। ये क्या बात हुई? सौदा तय हो गया और अब तुम ये बात कह रहे हो? जितेन ने जल्दी से कहा। ये चंकी को खत्म करता है तो सौदा बुरा नहीं है। 3% पर इसे हाँ कह दो। देवराज चौहान ने जितेन को देखकर सहमति से गर्दन हिला दी। जितेन फौरन वहां से चला गया। हमें चंकी से सावधान रहना होगा, सोहनलाल ने कहा। यह आदमी कुछ भी कर सकता है। मिनट भर की मुलाकात से अंदाजा हो चुका है कि यह खतरनाक है। देवराज चौहान बोला। अगला दृश्य। चांदनी रेत पर पीठ के बल लेटी दोनों हाथों से कमर पकड़े करा रही थी। दिन भर और आधी रात तक ऊंट पर बैठकर सफर करने से तीव्र झटकों से उसकी पीठ का दर्द के मारे बुरा हाल था। काफिले के बाकी लोग पड़ाव डालने के लिए ऊंटों पर से सामान उतार रहे थे। टेंटों को खोल कर लगाया जा रहा था। वो सभी थके हुए थे और सो जाना चाहते थे। मर गई। चांदनी रेत पर लेटी लेटी बड़बड़ा रही थी। कुछ दिन चंकी के साथ और रही तो हिलने के काबिल नहीं रहूंगी। विस्की भी पीने को नहीं मिलती। मुझे इसके साथ आना ही नहीं चाहिए था। माँ के साथ घर में कितनी खुश थी। माँ रोक भी रही थी कि शादी से पहले इसके साथ मत जा। चांदनी बड़बड़ाते हुए ठिठकी। पास में कोई आ खड़ा हुआ था। चांदनी ने उसे देखा। आने वाला वो ऊंट वाला था जिससे कल उसकी मालिश की थी। तेरा ऊंट तो बहुत झटके मारता है, चांदनी बोली। वो मुस्कुराया। उसका हाथ मूंछों पर पहुंच गया। क्यों रे? चांदनी कह उठी। तू मुझे देखकर बार बार मूंछ क्यों पकड़ लेता है? दिन में भी तू यही करता रहा। मर्द औरत को देखकर मूंछ ही पकड़कर उसे दिखाते हैं, उसमें क्या होता है? ये मालिश करने का इशारा होता है। मैंने कल रात तेरी मालिश की थी, बढ़िया रही थी। बढ़िया तो थी। चांदनी ने गहरी सांस ली। आज भी पीठ दर्द कर रही है? बहुत। कर दूं मालिश? मेरा मर्द यहीं मरा पड़ा है, उसके होते तू मालिश करेगा तो वो तेरे गले की मालिश कर देगा। रात को छिप कर आऊं? मेरे पर नजर रखना, जब रास्ता साफ होगा तो इशारा कर दूंगी। तब तक तेरे मर्द ने मालिश कर दी तो? उसकी मालिश कस उस उसकी मालिश कसकर नहीं होती। मतलब कि उसके बाद भी तेरे लिए कसर बची होगी। कल जैसे झटके मारेगा ना, एकदम कल जैसे, कमर बिल्कुल सीधी कर दूंगा। तुम मौका जरूर देना। तेरे से ज्यादा मेरे को जरूरत है। बुरी आदतें डाल दी चंकी कमीने ने। कमर सीधी करने का जुगाड़ मुझे भिड़ाना पड़ता है। तो फिर मूंछों पर हाथ फेर रहा मुझे देखकर। ऐसा मत किया कर। मेरे सब्र का बांध टूट जाता है।
रात को मेरे इशारे का इंतजार करना। ठीक है। तेरे को पता है ना विस्की की बोतलें कौन से वाले डब्बे में है? पता है। जा, मुझे एक बोतल ला दे, गिलास ला दे और डब्बे में से नमकीन काजू भी लेते आना। तू भी पिएगा? पीनी है तो गिलास ले आना, एक गिलास में डाल दूंगी, जाकर चुपचाप चढ़ा लेना। वो ऊंट वाला सामान की तरफ बढ़ गया। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि चंकी वहां आ पहुंचा। हाय मेरी कमर! उसे देखते ही चांदनी कह उठी, मर जाऊंगी चंकी, ऊंट के झटके बर्दाश्त नहीं होते। आराम कर ले, ठीक हो जाएगी। मैंने बोतल मंगाई है, तू भी पिएगा ना? उसके बाद उठा पटक भी करेगा ना? कमर को आराम मिल जाएगा। करेगा ना? चुप रह, इधर के हालात ज्यादा ठीक नहीं है। चंकी अपनी सोचों में उलझ कर कह उठा, तू उधर गया था, वहां क्या हुआ? वो लोग दौलत ढूंढ रहे हैं। देवराज चौहान होंगे, दासा होगा उधर। वो तो दासा मर गया, जितेन ने उसे मार डाला। देवराज चौहान ही है वहां पर, और वो सिर्फ देवराज चौहान ही तो है वहां पर। मार दे उसे, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ जगमोहन, रिम्मी, कुंदा मालवे भी है। सबसे निपटना होगा। तो निपट ले। चल, मैं चलती हूँ तेरे साथ, एक दो को मैं मार देती हूँ। ओह मेरी कमर, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। तभी ऊंट वाला बोतल, 2 गिलास और काजू का डब्बा पकड़े वहां आ पहुंचा। चंकी को पाकर चंकी को वहां पाकर ठिठका, देखता क्या है, सांप को गिलास में डाल के दे, मुझे भी दे। तेरा ऊंट बहुत खराब है, झटके बहुत मारता है। वो वहीं पर बैठकर गिलास तैयार करने लगा। एक गिलास चंकी को थमाया, दूसरा चांदनी को। डब्बा खोलकर पास रख दिया और वहीं बैठकर चांदनी को देखते हुए उसका हाथ मूंछों पर पहुंच गया। घूंट भरकर चांदनी मुंह बनाकर बोली, कितना कड़वा है, थोड़ा पानी तो डाल देता। फिर तूने मूंछ पकड़ ली। भाग जा यहाँ से। मेरे को पता है कि तेरे पास मूंछ है, बार बार बताने की जरूरत नहीं। पानी की बोतल लेके आ। वो उठकर वहां से चला गया। तू कहता था कि वो सारी दौलत, अब क्यों फुस होकर बैठ गया? मेरे से झूठ कहता था। मैं दौलत लेके रहूंगा। ये बात की तूने मर्दों वाली। चांदनी ने घूंट भरा। गिलास खत्म कर दे, तेरे में हिम्मत आ जाएगी। चंकी ने 2 घूंट एक साथ लिए। आज रात सोना नहीं मिलेगा, उन पर नजर रखनी होगी, चंकी ने कहा। मेरे को तो जोरों से नींद आ रही है, कमर दर्द ना करती तो मैं तेरे साथ ही जागती। तू अपना ध्यान रखना चंकी। तू उन्हें मारने की सोचता है, वैसे ही वो भी सोचते होंगे, वो भी कुछ कर सकते हैं। सुन, तेरे पास करोड़ों रुपया पड़ा है, छोड़ इस झंझट को, वापस चलकर आराम से जिंदगी बिताते हैं। ये काम पूरा कर लो, फिर आराम से रहेंगे, चंकी ने सोच भरे स्वर में कहा। लेकिन यहां मुझे खतरा लग रहा है, क्योंकि अब बात वो नहीं रही कि शिकार पर मैं नजर रखूं और ठीक मौका देखकर मैं उसे मार दूं। अब बात आमने सामने की है। वो लोग भी तैयार होंगे और ऐसी लड़ाई लड़ने की मुझे आदत नहीं है। बहुत सोच समझ कर मुझे प्लान बनाना होगा। वो डकैती मास्टर देवराज चौहान है, कम नहीं है। चांदनी चंकी के चेहरे को देखती रही, फिर बोली, तेरे को चिंता हो रही है उनसे निपटने के लिए? चंकी कुछ नहीं बोला और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। चांदनी भी गिलास खाली करके कह उठी, अभी भी वक्त है, सोच ले चंकी, वापस चलना है तो दौलत लेकर ही वापस जाऊंगा। कहते हुए चंकी उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहा है? एक गिलास और ले। बाद में, चंकी ने कहा, इन लोगों से बढ़िया आदमियों इन लोगों में से बढ़िया आदमियों की छटाई कर लूं जो मौके पर मेरे काम आ सकते हैं। कहकर वो आगे बढ़ गया। तभी ऊंट वाला पानी की बोतल थामे वहां आ गया। अब आया है जब कड़वा गिलास खाली हो गया। वो पास में बैठा और मुस्कुराने लगा। दीदे क्या फाड़ता है, एक गिलास और बना दे, थोड़ा सा पानी भी डाल दे। मैं अपना भी गिलास बना लूं साहब के गिलास में? पूछता क्या है, जल्दी से बना ले। उसने जल्दी से चांदनी का गिलास तैयार करके उसे थमाया, फिर अपना तैयार किया। पानी नहीं डालेगा अपने में? उसने गिलास होंठों से लगाया और एक ही सांस में खत्म कर गया। मुफ्त का माल है, खींचे जा। चांदनी मुंह बनाकर कह उठी। फिर उसने डब्बे में हाथ डालकर मुट्ठी भर काजू निकाले और एक एक मुंह में डालता, दूसरे हाथ से मूछ को ताव देता।
मुस्कान के साथ चांदनी को देखने लगा। फिर पकड़ लिया मूंछ को। तू मुझे क्यों गर्म करता है मूंछों को रगड़कर? तू चला जा, साहब देख लेंगे। रात को मेरे इशारे का इंतजार करना, सो मत जाना। आज तो मेरी कमर कल से भी ज्यादा दर्द कर रही है। 150 झटकों से ही सीधी नहीं होने वाली। अगला दृश्य। रात के 3 बज रहे थे। चंद्रमा की रोशनी अब पहले से भी तेज लग रही थी। काम करते करते कुंदा मालवीय एकाएक ठिठका और फावड़ा छोड़कर कमर सीधी करने के लिए पीठ पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। 4 कदम दूर जगमोहन फावड़े से एक तरफ की रेत हटाने में व्यस्त था। मालवीय उसे देखकर कह उठा, बस अब काम करने की और हिम्मत नहीं बची। हाँ, जगमोहन ने भी फावड़ा छोड़ दिया। मैं भी थक गया हूं। सोहनलाल, जगमोहन ने पुकारा। क्या है? कुछ दूर खड़े सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। हम सब थक गए हैं, हमें आराम चाहिए। जो सोए पड़े हैं उन्हें उठा लाओ, हम सोने जा रहे हैं। ठीक है। इसके साथ ही सबने काम करना छोड़ दिया। अब तक रेत हटाकर 20 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा पत्थर जैसा कुछ वो निकाल चुके थे। अब ऊपर की अपेक्षा साइडों से रेत हटाकर उस ढांचे को स्पष्ट किया जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे रेत के नीचे कुछ बना हुआ है, परंतु रेत हटाए बिना स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था कि ये क्या है। काम करने वाले सब व्यक्ति उस तरफ बढ़ गए जहां तंबू लगे थे। रिम्मी वहीं थी और जितनी भी चादरें वहां रखी थी उन्हें झाड़कर बिछा दिया गया। जगमोहन देवराज चांद के पास जाकर चंकी के बारे में बातचीत करने लगा। सोहनलाल उन लोगों को नींद से उठा रहा था जो सोए पड़े थे। कुंदा मालवीय अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे वहां से नीचे उतरा और उस तरफ देखने लगा जिस ओर चंकी के आदमियों ने डेरा डाल रखा था। अब उस टीले के पास इक्का दुक्का ही लोग थे। तभी कुंदा मालवीय को आहट मिली तो वो पलटा। 4 कदमों के फासले पर जेब में हाथ डाले बूंदी खड़ा उसे देख रहा था। क्या है? कुंदा मालवीय बोला। मालूम है तेरे को मैं कौन हूँ? बूंदी मुस्कुराया। तू मोहनदासा की टोली में था, कुंदा मालवीय से घूर कर बोला। हाँ, मैं टोनी पार्कर के लिए काम करता था। मुझे क्यों बता रहा है? गोपाल नाले को जानता है ना? नागरिक का सबसे खतरनाक आदमी। उसे मैंने ही मारा था। अच्छा। कुंदा मालवीय मुस्कुरा पड़ा। बसंत गोला, जो मोहनदासा का राइट हैंड था, उसे भी मैंने ही मारा। बहुत घमंड हो रहा है तुझे उन दोनों को मारकर। खुशी भी है कि मैं बड़ों बड़ों को साफ कर सकता हूँ। यहाँ पर 2 करोड़ में मेरे को एक और काम मिला है, किसी को मारने का। हाँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए पेशेवर हत्यारा बन जाना ठीक होगा। ये काम मैं बढ़िया करता हूँ। पहले मैंने अपनी इस खूबी को नहीं पहचाना। अब ये 2 करोड़ वाला काम पूरा करके मैं यही काम किया करूंगा। कहने के साथ ही बूंदी ने फुर्ती से जेब से चाकू निकाला और कुंदा मालवीय पर तेजी से छलांग लगा दी। ये सब कुछ बूंदी ने बहुत ही जल्दी से किया था, परंतु बूंदी की बातों से कुंदा मालवीय पहले ही सतर्क हो गया था। जो ही बूंदी पास पहुंचा, कुंदा मालवीय ने उसके चाकू वाला हाथ थाम लिया। ऐसा होता पाकर बूंदी छटपटा उठा। उसने कलाई आजाद कराने की चेष्टा की, परंतु कुछ नहीं हुआ। तभी मालवीय ने उसकी कलाई को झटका तो चाकू हाथ से छूटकर रेत में गिरा। मालवीय ने उसे धक्का दिया और नीचे पड़ा चाकू उठाकर बूंदी पर झपटा। उसके होंठों से गुर्राहट निकल रही थी। दांत भींचे वो शेर की भांति गुर्रा रहा था। बूंदी उठने की कोशिश में था कि मालवीय उसके सर पर जा पहुंचा और हाथ में दबे चाकू को उसके पेट में घुसेड़ दिया। बूंदी के होंठों से तेज चीख निकली। कुंदा मालवीय ने दांत किटकिटाकर चाकू खींचा और पुनः उसके पेट में घुसेड़ दिया। बूंदी में हिम्मत न बची खड़ा रहने की और धड़ाम से नीचे जा गिरा। कई लोग ये सब देख रहे थे। कुछ का ध्यान बूंदी की चीख पर आकर्षित हुआ था। सब धीरे धीरे इस तरफ आने लगे थे। कुंदा मालवीय फौरन नीचे पड़े बूंदी के पास झुका और बोला, बता, तेरे को किसने मुझे मारने को कहा था? किसने तेरे को 2 करोड़ का लालच? तभी बूंदी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। साला कुत्ता, मालवीय ने दांत भींचकर कहा और उठ खड़ा हुआ। ये तूने क्या किया? एक आदमी कह उठा। हमारे साथी को मार दिया। पहले तुम्हारा साथी चाकू लेकर इस पर झपटा था, चौहान बोला।
ये मैंने देखा था। मैंने भी देखा था, एक अन्य आदमी बोला। उन लोगों में जितेन भी खड़ा था, बिल्कुल शांत, बूंदी की लाश को देख रहा था। तभी तभी रिम्मी दौड़ती वहां पहुंची। क्या हुआ मालवे, तुम ठीक तो हो? वो कुछ घबराई हुई थी। सब ठीक है, जितेन कह उठा। एक आदमी मालवे की जान लेने की कोशिश कर रहा था, परंतु मालवे ने उसे मार दिया। रिम्मी ने जितेन को देखा, मालवे को देखा, फिर नीचे पड़े बूंदी की लाश को देखा। लेकिन ये आदमी तुम्हें क्यों मार रहा था मालवे? रिम्मी का स्वर तेज था। मालूम नहीं, कह रहा था कि मुझे मारने का उसे 2 करोड़ मिलने वाले हैं। मालवे गंभीर स्वर में बोला। 2 करोड़? जितेन बोला। भला यहाँ 2 करोड़ कौन देगा? रिम्मी अब संभल गई कि इस मामले में उसका नाम नहीं आया है। ये तो गलत बात है, रिम्मी बोली। अपने ही लोग शिकारी बनकर घूम रहे। ये अपना नहीं था, ये टोनी पार्कर का आदमी था, जगमोहन बोला। इससे तुम्हारी दुश्मनी होगी। मैंने इसे कभी देखा भी नहीं था, कुन्ना मालवे ने कहा। इसकी बातों से ये तो साफ हो गया कि कोई मुझे मरा देखना चाहता है। तुम्हारी मौत से किसे फायदा होगा? सोहनलाल ने पूछा। कुंदा मालवीय की निगाह रिम्मी पर जा टिकी। मुझे क्या देखता है तू? रिम्मी भड़क कर उठी। अपन लोग शादी करने वाले हैं, मैं तेरी जान क्यों लूंगी? मैंने तेरे को कुछ नहीं बोला रिम्मी। मैं जानता हूं तू मेरी जान नहीं लेगी, परंतु कोई तो है जो। चल आगे बढ़कर रिम्मी ने कुंदा मालवीय की कड़ाई कलाई पकड़ी। तू थक गया है, 2-3 पैग लगा ले। रिम्मी कुंदा मालवीय को वहां से ले गई। तभी सोहनलाल ने जितेन को तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या चक्कर है? तेरा यार उसे क्यों मार रहा था? मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता कि वो क्या करने वाला था, जितेन बोला। तुझे सब पता था। जब तूने नागरे को मारा तो वो तेरे साथ था। जब तूने मोहनदासा को मारा तब भी वो तेरे साथ था। रिम्मी से तेरी पटरी बैठ रही है। इसी चक्कर में तुमने मालवे का पत्ता काटना चाहा और अपने यार को बकवास कर रहे हो तुम। जितेन पलटता हुआ बोला। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहकर वो चला गया। ये सब इसी का किया धरा है, सोहनलाल बोला। और मालवे बेवकूफ नहीं, वो भी जरूर यही सोच रहा होगा। बूंदी की लाश उधर ही पड़ी रही। सोए उठकर अब दूसरे लोग काम करने वहां आ पहुंचे थे।